Hello everyone, my name is तुषार भारती. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्रीवियस केस में देखा था कि अगर जैसे ये बॉब है ऑफ मास एम, अगर और ये स्ट्रिंग है वो सस्पेंडेड है ऑफ लेंथ एल, और वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, राइट, और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो किसी एंगल थीटा में हमने फाइंड किया था बहुत सारी चीज़ें. हमने पता किया था कि एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होती है, राइट, और फिर हमने ये भी फाइंड किया था कि किसी एंगल थीटा पे टेंशन क्या होगा, व्हाट इज टेंशन एट एंगल थीटा, राइट. और सिमिलरली हमने ये दोनों चीज़ एंगुलर एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करी थी. तो हमको पता था कि ये उस वक्त हमको पता था कि यहाँ पे अगर जो भी हो रहा है, तो हमने ये कुछ नहीं बताया था कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है क्या है. तो अगर हम कुछ नहीं बताते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है. इट मीन्स कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे रेस्ट पे था, राइट, ग्राउंड पे था. लेकिन अगर मैं इस पूरे सिनेरियोज को बदल डालूँ, अगर मैं अब ये एक नया सिनेरियोज लाऊँ कि लेट्स से कि ये जो सेटअप है हमारी है पेंडुलम की, ये किसी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, ये किसी बॉक्स के अंदर है, और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक ये सेटअप है, ये यहाँ पे पेंडुलम है ऑफ बॉब ऑफ मास एम, लेंथ एल. अब ये इस सेटअप और ये इस बॉक्स को अपन अगर अब मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन ए से, तो ये और यहाँ पे आपका इनसाइड द बॉक्स वन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, राइट. सो यहाँ पे ऑब्जर्वर है. अब अगर ये ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर और ये बॉक्स जो है आपका एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए स्टैटिक, और वी से दैट कि ये स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये मूविंग है, राइट. तो अब आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टैटिक नहीं रह गया, ये मूव कर रहा है. तो इट मीन्स कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप मूव कर रहा है. तो जब आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, तो अब हमको चीज़ें, यही सारी चीज़ें जो हमने ये तीन चीज़ें फाइंड की थी, एंगुलर एम्पलीट्यूड, टेंशन और वेलोसिटी, अब आपको बतानी है इस अब इस ऑब्जर्वर को क्या क्या दिख रहा होगा, ये बताना है. तो आई होप कि आपको पता होगा कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, राइट, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है. तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो ये इसके लिए तो ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको तो बॉक्स मूव करता हुआ नहीं दिख रहा होगा. कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी होगा, उसको लग रहा होगा कि हाँ ये सारी बॉक्स जो एक्सलेशन ए से मूव कर रही है. लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर जो बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, उसको तो ये दिख नहीं रहा होगा. तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं, राइट. तो उसको क्या दिख रहा होगा, उसको जब इक्विलिब्रियम में पार्टिकल होगी, अब तो उसके लिए वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगी नहीं. क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स आ गया. अब जो होगा इसको कुछ इस तरह से फोर्स लगता हुआ दिख रहा होगा. ऑब्जर्वर हूँ इज इनसाइड द बॉक्स, उसको क्या दिख रहा होगा कि एक एम जी लग रहा होगा यहाँ पे. मैं कलर चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे एम जी लग रहा होगा, राइट, एक टेंशन लग रहा होगा. सिंस की सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हम बॉक्स को रोकेंगे, तो बॉक्स को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाना होगा. तो ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एम ए, राइट. क्यों? व्हाट इज सूडो फोर्स, कि हम बेसिकली रिलेटिव हम कर रहे हैं. अगर हम बॉक्स के रिलेटिव में देखेंगे तो हम बॉक्स को रोकेंगे, तो हम उल्टा एक्सलेशन इधर लगाएंगे और उल्टा ही एक्सलेशन इधर भी लगेगा. तो इस पर फोर्स कितना लग जाएगा, एम ए, और ये क्या हो जाएगा, बॉक्स रुक जाएगा अगर उल्टा इधर एक्सलेशन लगेगा. तो वही चीज़ हम कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ये इस तरह का फोर्स लगता हुआ जा रहा होगा, तो इसको यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तो नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि ये एक्सलेशन जो है अब इसको कुछ हद तक कहीं पर घुमा कर लेके जाएगा. तो अब ये जो है इसको अगर अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कहाँ पे होगा, तो आप समझ सकते हो कि ये अगर यहाँ पे है, तो ये किसी एंगल थीटा पे यहाँ पे आके ये इक्विलिब्रियम में रहा होगा, राइट. क्यों? क्योंकि ये जो एक्सलेशन है ये इसको अब थोड़े से ऊपर की तरफ मूव कराया होगा. आप देखोगे कि कार में अगर आप कुछ टांग कर रखते हो और अचानक से आपकी वो कार आगे जा रही होती है, तो उस वक्त जो आपका वो पार्टिकल कुछ भी टंगा हुआ रहता है, तो वो मूव करता है, वो किसी एंगल पे जाके रुक जाता है. तो वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है. सिंस कि आपकी कार अगर को आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाते जाओगे, तो वो जो पार्टिकल है वो किसी भी चीज़ से अगर टंगी हुई है, तो वो किसी एंगल थीटा पे जाके वो रुक सी जाएगी, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे अब ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो अब इसका टेंशन यहाँ लग रहा होगा, राइट, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन एम ए है, राइट, और एम जी एस है, ठीक है. और अगर ये टेंशन नहीं रहता, तो इस पार्टिकल की टेंडेंसी क्या आती है, एम ए से इधर ही चले जाता है, इधर इसकी मूविंग टेंडेंसी से. बट ये टेंशन इसको रोक के रखा हुआ है अपने कंपोनेंट से. तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करूँ, तो क्या होगा, अब टी कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा, राइट,
तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ए। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर फोर्स आर बैलेंस्ड। सो अगर मैं अब फाइंड करूँ, तो अगर मैं ये इक्वेशन 1 इसको मानूँ और इसको इक्वेशन 2 मानूँ और मैं 1/2 करूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टेंशन टेंशन कट जाएगा, ये टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू जी बाई ए, राइट। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, सॉरी टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, राइट। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए बाई जी। ये जो मैंने निकाला वन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 किया मैंने, तो मेरे को थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये टेन इनवर्स ए बाई जी आ गया। तो अब हमारे पास, अब मैं देख पा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे कि पहले के कंडीशन में यहाँ पे टेंशन था और यहाँ ग्रेविटी लग रही थी, राइट। अब लेकिन यहाँ पे इस तरह से टेंशन है किसी एंगल थीटा पे, राइट, और यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है एम जी, और एक ये एक्सेलरेशन भी है ड्यू टू दिस मूविंग बॉक्स, राइट। तो अब जो इस पे नेट एक्सेलरेशन लग रहा है वो इधर लग रहा है, राइट, विच इज नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, अगर मैं नेट एक्सेलरेशन फाइंड करूँ तो ये थीटा एंगल पे, ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस थीटा एंगल पे हमारा ये नेट एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, मैं इसको एक क्लियरली बना देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। तो अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है, राइट, ये बॉब, और अब ये इधर आया हुआ है किसी थीटा एंगल पे यहाँ पे, तो अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अब टेंशन है, इस पे ग्रेविटी लग रही है, राइट, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, और ये भी एक एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पे ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो होगा ये नेट एक्सेलरेशन ये होगा, ये ए नेट हो जाएगा। तो ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ जी स्क्वायर, राइट। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इधर जो होगा हमारा एम ए आ रहा है, राइट, और ये एम जी आ रहा है, तो इधर 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 एक्सेलरेशन लग रहा है ए ड्यू टू दिस मूविंग बॉक्स, जो ये बॉक्स मूव कर रहा है, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और इधर एक ग्रेविटी जी लग रही है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर आ गया, इधर, और ये क्या है, थीटा है, राइट। सो अब हम जान गए कि हमारे पास टेन थीटा इज ए बाई जी, सबसे पहले तो टेन थीटा इज ए बाई जी, और और हम जान गए कि हमारे पास नेट एक्सप्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट। तो अब मैं अर्लियर फॉर्मूलाज में जाता हूँ, मैं डेराइव भी करूँगा बट मैं बता रहा हूँ। हमने फाइंड किया था वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, तो हमने क्या फाइंड किया था, वी इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। टेंशन का हमने क्या फाइंड किया था, थ्री एम जी कॉस थीटा, टेंशन को थ्री एम जी कॉस प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस ऑफ टू एम जी, राइट। और हमने क्या फाइंड किया था, एंगुलर एम्पलीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू टू जी एल माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन टू जी एल, राइट। ये तीन हमने फाइंड किया था। तो अगर अब मैं ये इनर्शियल फ्रेम में था, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम में था ये, राइट। लेकिन अगर मैं अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखूं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में यही सेम चीज़ हमारा जो अब हमारा अब हमारा जो ये आ रहा है एक्सलेशन आ रहा है, मतलब कि नेट एक्सलेशन आ रहा है फॉर इनर्शियल फ्रेम, एक्सलेशन हमारा सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी था, तो हमारा एक्सलेशन जो नेट एक्सलेशन था वो जी था बस, बिकॉज इट वाज कंप्लीटली द मोशन अंडर द ग्रेविटी। बट नाउ दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए नेट इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको अपन जी इफेक्टिव भी लिख सकते हैं कि अब ये ग्रेविटी इफेक्टिव ये हो गया, जो हमारा एक्सेलरेशन है प्लस जी स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव। तो अब हम अगर यहाँ पे, अगर जहाँ जहाँ भी जी है वहाँ पे अगर अपन यू स्क्वायर माइनस टू जी इफेक्टिव एल वन माइनस ऑफ कॉस थीटा लिख दे, तो ये भी हमारा हो जाएगा। अगर हम टेंशन की जगह पे लिखें तो थ्री एम जी इफेक्टिव कॉस थीटा प्लस ऑफ एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस ऑफ टू एम जी cos theta equals to 2g effective L minus of u square upon 2gl, g effective into L। तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए आया, हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए आया कि अगर हमारा कोई भी फ्रेम अगर वो एक्सलेशन ए से मूव कर रहा होगा तो वहाँ पे हमारा नेट एक्सलेशन ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जिसको कि हमने माना जी इफेक्टिव। तो उस केस में जहाँ जहाँ हमारा इनर्शियल फ्रेम में जी था वो जी विल बी कन्वर्टेड इनटू जी इफेक्टिव, formula will remain same, your expression will be remain same as it is. Only thing that you have to do is you have to replace g with the g effective, and g effective is root under a square plus g square,
बट मैं एक ये फार्मूलाज आपको डिराइव करके दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये कैसे आया है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि मैं लिख दूँ और बोल दूँ तो ये सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं अभी वेलोसिटी की फाइंड कर रहा हूँ, आई होप कि आप टेंशन का फाइंड कर सकते हैं। टेंशन काफ़ी ईजी है, उसको आप फाइंड करना, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में टेंशन को भी फाइंड करके बता दूंगा। तो अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, राइट। अर्लियर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था, यहाँ पे था। अब हमारा ये यहाँ पे है, नाउ हियर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये हमारा। तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो हमारा टेंशन यहाँ है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। अब हमारा टेंशन यहाँ हमारी ग्रेविटी है, राइट, और ये यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एम ए। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, हमने उस प्रीवियस वाले में भी लगाया था हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अगर मैं यहाँ लगाऊँ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय क्या है, एक बाय दिस एक्सेलरेशन है, तो वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, राइट, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, राइट। तो अब ये कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से अगर इसको मैं फाइंड करूँ h को, ये h हमारा क्या हो जाएगा, दिस h इज गोइंग टू बी, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये अगर मैं फाइंड करूँ, ये हमारा h, ये हमारा क्या है, ये अगर मैं इसको देखूँ, ये हमारा क्या है, ये L है, राइट। तो और अगर ये भी हमारा L है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये L cos थीटा हो जाएगा, राइट। तो अगर अपन फाइंड करें तो H हमारा क्या हो जाएगा, L माइनस ऑफ L cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं L1 माइनस ऑफ cos थीटा, राइट। अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज ए नॉन कंजर्वेटिव, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल यहाँ आ गई, तो ये कितना डिस्टेंस चला वाई में, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, ग्रेविटी इधर लग रही है, तो ये कितने वाई में कितना चला, ये एच चला, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ग्रेविटी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुई है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ आया है डाउनवर्ड, राइट। तो ये एम जी एच हो गया, ठीक है। अब मैं वर्क डन बाय ए मानता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इधर, फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस, एफ वेक्टर डॉट डी एस, तो डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इधर लग रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ, इस हॉरिजॉन्टली लग रही है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, इट मीन्स कि पार्टिकल इतना मूव किया, बट हमारा फोर्स इधर लग रहा था, पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, राइट। वर्क डन बाय दिस एक्सेलरेशन ए विल बी नेगेटिव, राइट। वर्क डन बाय दिस फोर्स, और लेट्स से कि एक्सेलरेशन जो कि एक फोर्स प्रोड्यूस किया एम है, उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और हम सब कुछ ये देख रहे हैं इनसाइड द बॉक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, इनसाइड, ऑब्जर्वर इज सिटेड, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इनसाइड बॉक्स, जिसके कारण ये स्यूडो फोर्स आया है, स्टैंडिंग इनसाइड बॉक्स, राइट। तो हम यहाँ पे हमारा फोर्स इधर लग रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ, तो ये क्या है, ये वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगी, इसको अगर हम लिख सकते हैं एल 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 साइन थीटा, राइट। You have to just take the component. If you are good in taking the components, if you are good in resolving the vectors, this is a bread and butter thing. So अब हम यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने यहाँ लिख दिया, अब वर्क डन बाय दिस फोर्स, सूडो फोर्स लिख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एम ए इंटू एल साइन थीटा, राइट। और हमने मान रखा है कि इसकी फाइनल एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, वी, और इनिशियल क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पे वर्क डन बाई, तो अब एम जी एच की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ L1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट, माइनस ऑफ एम ए एल साइन थीटा, ये 2 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, एम को मैंने पहले ही कॉमन लिया, आई हैव डन फ्यू स्टेप्स डायरेक्टली, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2GL1 माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ ए एल साइन थीटा, 2 ऐसे था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, राइट। मैंने इस 2 को यहाँ पे लेके गया, ये 2 से ब्रैकेट के अंदर रखा, और ये अब 2 को मैंने हर जगह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंदर आ गया, और एम एम तो सारे तरफ से कैंसिल हो गया, तो 2GL1 माइनस ऑफ कॉस थीटा
माइनस ऑफ 2al साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेरे को पता है कि थीटा मैंने इक्विलिब्रियम से ये किया था, पोजीशन को फाइंड किया कि मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, राइट। यहाँ पे मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से और फाइनली जब ये यहाँ सबसे डाउनवर्ड पोजीशन पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी वी हो गई, राइट। तो उस वक्त ये थीटा क्या था जब इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में था तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी था, राइट। तो हम यही थीटा लिख रहे हैं और कुछ तो लिख नहीं रहे हैं। तो ये अगर हम ये बनाए ट्राइंगल बनाए तो टेन ये थीटा है तो ये ए हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इनफैक्ट दिस इज द जी इफेक्टिव, राइट, दिस इज जी इफेक्टिव। ठीक है, देखते हैं अपन हम कहाँ तक जाएंगे, हम देखते हैं इसको। वन माइनस मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ पहले, डी बाई एच जी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ 2al साइन थीटा की वैल्यू पुट करो पी बाई एच, तो इट विल बी ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। अब मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे करके कॉमन ले लूँ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2gl, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा था ना ये, हाँ, तो ये यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ 2, ये तो साइन थीटा था, ये ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर एल, राइट। अब मैं इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 2gl रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ऑफ 2g स्क्वायर एल माइनस ऑफ 2a स्क्वायर एल अपॉन ये यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, राइट। ये न्यूमरेटर में टर्म आएगा बट मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख रहा था विच इज़ रॉन्ग। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये l को कॉमन ले लूँगा, 2l को कॉमन ले लूँगा और मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉमन ले लूँगा। मैं क्यों ले रहा हूँ वो आपको अब दिख जाएगा। वो अगर यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो ये इसको अपन अब लिख सकते हैं जी अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1, राइट, इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2g इफेक्टिव इंटू एल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं ये माइनस इसको यहाँ ले आऊँ तो ये इसको मैं 1 माइनस ऑफ जी अपॉन रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। अब आप देखो जी अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, राइट। तो ये मैं यहाँ पे माइनस ऑफ 2g इफेक्टिव इंटू एल को 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर मैं इसको यू स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2g इफेक्टिव इंटू एल 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। अगर आप स्क्वायर हटा दो तो रूट अंडर, तो वो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगी जो हमने किया था। सो इट विल दिस एक्सप्रेशन विल स्टार्ट रिजेंबलिंग विद द एक्सप्रेशन दैट वी found for the circular motion in inertial frame। बट अगर हम यहाँ पे उसी एक्सप्रेशन में जब हम इनर्शियल फ्रेम में फाइंड करें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा था। सिंस कि अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो z विल बी रिप्लेस टू g इफेक्टिव, वेयर g इफेक्टिव इज नथिंग बट योर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज ए नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्लियरली कि ये आ रहा है। तो मैंने आपको वेलोसिटी का फाइंड करके दिया है। आई होप कि आप टेंशन का फाइंड करोगे, अगर नहीं होगा तो मैं आपको टेंशन का भी बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट रखने के लिए ये कर रहा हूँ। आप इसी अप्रोच से जाओ कि आप बस इस एंगल यहाँ पे आके आप टेंशन फाइंड करो। मैं बस आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि इस एंगल पे आप यहाँ पे आके आप टेंशन का एक्सप्रेशन लिखो कि यहाँ पे एक टेंशन टी होगा, एक एम जी होगा और क्या होगा इधर एक एक्सप्रेशन एम ए लग रहा होगा। तो आप रिजॉल्व करो और उस हिसाब से बताओ कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या बन रहा होगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय, उस वक्त वेलोसिटी क्या है वो तो मैंने आपको फाइंड करके बता ही दिया। तो उससे आपको वो टेंशन भी आ जाएगा। दैट इज़ नॉट ए बिग टास्क, लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, तो आप समझ सकते हो कि आपको समझ में आया होगा। मैं बस इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ये यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये आ गया, मैंने डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया और ये न्यूमरेटर में ये पार्ट आ गया।
अब मैंने क्या किया, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये जी बाय रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 आ गया। मैं माइनस को बाहर ले लिया तो ये 1 माइनस ऑफ ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो हमारे पास पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ से, बी बाई एच, तो बी बाई एच इज नथिंग बट जी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यही कॉस थीटा, उसको मैंने यहाँ पे कॉस थीटा पुट किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स।